तो रंजन जी फिर ज्वाइन कर सकते हैं, रंजन कुमार जी ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा, शायद हटा दिए गए हैं, वो टेक्निकल कुछ वो है, तो रंजन दोबारा ज्वाइन करने, रंजन जी कह दीजिए ज्वाइन कर सकते हैं। मोहनी बंडवाल जी उपस्थित हैं, इसके बाद पुष्पा कुमारी जी उपस्थित हैं, हमारे समय फाउंडेशन में है, और रणबीर राठी जी उपस्थित, रेखा कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरीन दादी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। ये एक नाम आया हुआ है, जो अन्य लोग उपस्थित है, सभी का स्वागत है। हम लोगों ने भी चाइनीज में पढ़ा है ट्रीटाइज 4, अब हम लोग फिर उसी डॉक्टर वॉल के संबंध में ही आ रहे हैं। हम लोग अपनी बात शुरू कर रहे हैं। शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। तो डॉक्टर वॉल को हम लोगों ने आज स्टेटाइज 4 से शुरू किया, लेकिन डॉक्टर वॉल के बारे में हम लोग कल उनके इस सिद्धांत को पढ़ रहे थे, जो वर्चुअली फिजिक्स का सिद्धांत था, जिसके आधार पर जो मॉडर्न साइंस कहा जाता है, कि डॉक्टर वॉल ने मॉडर्न साइंस को चूंकि इम्प्लीमेंट करना चाहा, और टीसीएम को स्थापित करने में उनका सबसे बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो उन्होंने एक ब्रिज का काम किया, सेतु का काम किया, किसके बीच में? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बीच में और मॉडर्न साइंस के बीच में। तो डॉक्टर वॉल की भूमिका, इसलिए हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं, और उसी तरह प्रोफेसर पार्क जीव का नाम स्मरण करते हैं। तो डॉक्टर वॉल की चर्चा हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कभी प्रसंगवश प्रोफेसर पार्क जीव का भी नाम जरूर लेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा थेरेपी अधूरी है। तो डॉक्टर वॉल जो है 17 फरवरी 1909 के आसपास है, और 12/2/1989, यानी कुल 80 वर्ष का उनका जीवन है। तो उनका नाम पूरा डॉक्टर रिनोल्ड वॉल है, रीनहोल्ड वॉल, जिसे बोलेंगे रिनोल्ड, हम बोलते हैं रिनोल्ड वॉल। 1909 से 1989 में इन्होंने क्या किया? आर्किटेक्चर में पहले पढ़ा, सबसे पहले देखिए, फिर तकनीकी विज्ञान पढ़ा, यानी इंजीनियरिंग पढ़ा, और फिर उसके बाद चिकित्सा विज्ञान पढ़ा। इतना उन्होंने किया। तो आर्किटेक्चर, फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद स्नातक किया, कहाँ से? चिकित्सा से। फिर उनको यूबी का कैंसर हो गया। अब यूबी के जब कैंसर हो गया, तो उनको चिकित्सा की सुविधा तमाम मॉडर्न साइंस की दी गई होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, टीसीएम पे हमको विश्वास है। उन्होंने टीसीएम को स्टडी किया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को स्टडी किया, और ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद देखिए ठीक किया अपने को, और 20 वर्ष जीवित रहे, और बिल्कुल एक्टिव लाइफ रहे। नॉर्मली क्या होता है, भाग्य का लेखा कुछ कोई जानता नहीं है। दो मित्र हैं, दोनों का योगदान बराबर रहा होगा, लेकिन एक उनके दोस्त है फ्रिज वार्नर, FRITZWERNER, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, और उनका योगदान भी डॉक्टर वॉल के साथ था। लेकिन देखिए, इनको हम लोग कोई नहीं जानते हैं, और केवल किताबों में पढ़ते हैं, और डॉक्टर रिनोल्ड वॉल फेमस है। तो ये भाग्य का है, इसमें कोई नहीं है, ये तो ईश्वरी है। दोनों ने क्या पाया? ये दोनों ने वर्क किया उसमें, कि जो हमारे इक्विपमेंट थे, टीसीएम के जो इक्विपमेंट थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कहीं टेक्सचर, कहीं कलर, कहीं उसमें परिवर्तन था। तो उन्होंने पहला ध्यान यहीं से किया कि जो इक्विपमेंट जिनको बता रहे हैं टीसीएम वाले, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में चाइनीज वाले बता रहे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में असर था, जो पॉइंट है। तो उन्होंने इसी उसमें, जो हमारे यहाँ फिजिक्स में होता है ओम मीटर, तो ओम मीटर से सीधे उन्होंने करके रेजिस्टेंस की जांच शुरू कर दिया। तो रेजिस्टेंस में उन्होंने पाया, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है कि I = U/R। अगर U/R, तो अगर I को इलेक्ट्रिक करंट माने, तो U को पोटेंशियल माने, तो R को रेजिस्टेंस मानते, ये इक्वेशन होता है। तो इसमें जो R है 95 किलो ओम्स पाया गया। इन बिंदुओं पर रेजिस्टेंस 95 किलो ओम पाया गया, जबकि अन्य बिंदुओं पर
अन्य बिंदुओं पर 2000 किलो ओम था। यानी ये माना गया कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कह रहे हैं कि इन बिंदुओं पर कुछ बात है, तो वो कहने लगे कि इनका अगर रेजिस्टेंस जितना है उससे दूसरों का बहुत अधिक, 20 गुना अधिक है। तो यहां से उनका ध्यान आकर्षित हुआ और फिर उन्होंने खोज में जुट गए। तो इन्होंने इस वाले पॉइंट पर कहा कि भाई ठीक है। फिर इन एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स की नाप देखी, उन्होंने जो कहा था 1 से लेकर 3 मिलीमीटर डायमीटर में है। ये जो एक्यूप्रेशर जो हम लोग बोलते हैं ना, 1 से 3 मिलीमीटर। अब आप समझ लीजिए कि ये जो एक्यूप्रेशर हम लोग पॉइंट बोलते हैं कि पॉइंट्स कितने लंबे होंगे, तो 1 से 3 मिलीमीटर के डायमीटर में है ये डायमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे बिंदु हैं। फिर डॉक्टर बॉल ने एक मिल करके यही इसी को ओम मीटर या हम लोग इसी के रूप में जान सकते हैं। फिजिक्स में डर्मेट्रॉन उसका मशीनरी का नाम था, लेकिन है यही, वो रेजिस्टेंस की खोज कर रही थी, बस इतनी है। तो कुल मिला के हम लोग उसको कई नाम से जान सकते हैं। अब देखिए इस डर्मेट्रॉन मशीनरी का आगे उल्लेख करेंगे। फिर क्या हुआ, प्रोफेसर किम बोंग हान, ये 1960 के आसपास इन्होंने कहा, ये कोरिया के थे। तो इन्होंने क्या कहा, अब देखिए ये सब डेवलपमेंट समझ लीजिएगा, बताना चाहिए ताकि ये समझ ले डॉक्टर बॉल का कंट्रीब्यूशन क्या है। कंसेप्शन हम लोग समझ रहे हैं, कंसेप्शन के 15 घंटे, जब मैंने कंसेप्शन माने हुआ जब कंसीव किया, तो कंसीव किया जब वर्चुअली चिपक गया कहां पर, यूट्रस में आकर के, वो कंसेप्शन है। तो कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर मेरिडियन सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। 15 डेज 15 आवर्स, 15 घंटे के अंदर मेरिडियन सिस्टम, यानी जैसे कंसीव करता है वो बच्चा, वैसे ही तुरंत ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट 15 घंटे के अंदर। अब फिर कहा कि मेरिडियंस हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि 14 मेरिडियन है, ये कंट्रोलिंग है, 8 हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये सब कुछ नहीं। मेरिडियंस तो अनंत है उनके हिसाब से भी, हम इतने पे स्टडी कर रहे हैं। मेरिडियंस उन्होंने कहा कि आंतरिक है, मतलब अंदर है, अंदर भी चल रही है। बाह्य बाहरी मेरिडियन है, जो हम लोग कहते हैं बाहर से अंदर हमारी एनर्जी जा रही है। और फिर उनका इंट्रा एक्स्ट्रा, जो अंदर से बाहर आने वाली, बाहर से इंटर, बाहर से अंदर जाने, अंदर से बाहर आना। और कुछ आंतरिक भी है, कुछ बाहरी हैं केवल बाहर रहती है, और कुछ दोनों के बीच में ट्रेवल करती हैं। यानी इनकी संख्या बहुत हो सकती है। हम लोग केवल स्टडी कर रहे हैं कुछ अपने दृष्टिकोण से सीमित। जैसे हम लोग हम पूरे प्रकृति के ब्रह्मांड के सारे चीजों को केवल 5 तत्वों में बांट रहे हैं, और 5 तत्वों के आधार पर उनको हम लोग समग्र रूप में बांटा हुआ है, और चिकित्सा करते हैं तो वही है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। तो अब बाद में इन्होंने क्या किया, मेरिडियन सिस्टम जब और जांच किया तो देखा कि मेरिडियन सिस्टम जो हमारा वस्कुलर सिस्टम है, वस्कुलर सिस्टम माने जहां वेसल्स कौन सी, यही आर्टरीज, वेन्स, इन सिस्टम से भिन्न सिस्टम है। तो ये भी स्टडी करके पाया कि ऐसा नहीं कि हम कहें कि वस्कुलर सिस्टम वही है, मेरिडियन सिस्टम वाज डिफरेंट फ्रॉम वस्कुलर सिस्टम, ये उन्होंने कहा। और इसमें गति भी उन्होंने निकाला, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसका जो तिवारी जी के शब्दों में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसका था, वो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी अगर हम ये मान लें कि हमारी पूरे जहां भी पॉइंट लगा रहे हैं, और वहां से अगर हम लोग सुजोग की बात करें और पैरों में बात करें, जहां भी सुजोग की बात करें, तो सुजोग से लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग मान सकते हैं कि हमारा सर आएगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, यानी 20 मिनट में ये ट्रेवल करना चाहिए। तो यानी आधे घंटे में अगर हम लोग कोई काम करते हैं, पैर से भी मान लीजिए, तो पैरों में 1.5 फीट, वो होगा 4.5 फीट, तो 4.5 फीट के हिसाब से मान लीजिए, तो उसमें हम लोगों को लग सकता है 40 मिनट के आसपास। तो 40 मिनट के अंदर हम लोगों को पहला मूवमेंट यानी पहला इफेक्ट दिखना चाहिए, ये उसका। फिर डर्मेट्रॉन में क्या हुआ, डॉक्टर वॉल ने टीसीएम और मॉडर्न साइंस के बीच सेतु कार्य किया, वही है ट्रेडिशन और मॉडर्न साइंस में। बाद में फिर क्या हुआ, ये उसमें होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में तो चाइनीज मेरिडियन और होम्योपैथी के बीच में भी सेतु का कार्य किया गया। तो इनका कंट्रीब्यूशन देखिए कहाँ कहाँ, कि मॉडर्न साइंस में अपने को टीसीएम पहले स्थापित किया, फिर टीसीएम में और हमारे होम्योपैथी में क्या अंतर है, तो ये उसके बीच में भी उन्होंने बीच में एक ब्रिज का काम किया। हम लोग डर्मेट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो डर्मेट्रॉन मशीन क्या है, सिंपल मशीन है, वोल्ट मीटर कह लीजिए इसको।
एम्पियर मीटर कह लीजिए, जो फिजिक्स वाले जानते हैं, ओम मीटर कह सकते हैं, कुछ नहीं, वही है वर्चुअली। मापना क्या है? रेजिस्टेंस। अब क्या होता है इसमें कि कैथोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड को उन्होंने जो है पेशेंट को पकड़ा देते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को उसको एक्यू पॉइंट पर रख देते हैं। तो अब वो मशीन जो है 1 से लेकर 100 तक की रीडिंग करती है। जैसे रख देंगे तो वो उसमें तुरंत जो है रीडिंग आ जाएगी। अब ये एक पॉइंट आया कि क्या जो हम करंट प्रवाहित करते हैं, तो क्या उससे हमारा ब्रेन प्रभावित होगा? तो ब्रेन को अगर करंट दीजिए तो ब्रेन परेशान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा इतनी कम है कि उसका ब्रेन उससे स्टिमुलेट नहीं होगा, यानी ब्रेन उसको महसूस ही नहीं करेगा। उसके इससे अधिक होने पर शायद ब्रेन महसूस करता। तो वो उन्होंने कहा कि इससे कोई दुष्परिणाम ब्रेन पर नहीं पड़ेगा, यानी आप अगर मशीन को लगा देंगे तो कोई बहुत फर्क ब्रेन को नहीं पड़ेगा, और ब्रेन के कोई फंक्शंस या जो स्टिमुलेशन होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। यानी ब्रेन इस करंट की वजह से नहीं प्रभावित होगा, और उसको ऊर्जा देने से तो वो जिस एक्यू पॉइंट्स में ऊर्जा दी जा रही है वो प्रभावित। अब उन्होंने शरीर के दोनों भागों में, नॉर्मली क्या करते हैं, वो कहते हैं कि शरीर के दोनों भागों में रेजिस्टेंस को नापना चाहिए। तो अब उन्होंने जो मशीन बनाई उसमें क्या है कि रीडिंग 50 है तो बहुत बढ़िया, इसको मानते हैं बेस्ट। अगर रीडिंग उसकी 50 आती है, वो उसमें 0 से लेकर के 100 तक की है, तो अगर 50 रीडिंग है तो ये आप मानते हैं कि वो ऑर्गन, और कहाँ करते हैं हम लोग, ऑर्गन सोर्स पॉइंट के अलावा भी अन्य पॉइंट करते हैं। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट के अलावा भी पॉइंट किया जाना चाहिए, करना चाहिए। तो 50 रीडिंग है तो बहुत बढ़िया। यानी अब उन्होंने कहा मीन ±10 कर दिया। तो अगर 40 है और 60 है तो प्रैक्टिकली नॉर्मल है। 50 तो बेस्ट है, लेकिन 40 से 60 के बीच में है तो प्रैक्टिकली नॉर्मल माना जाता है। 60 से 65 है तो यानी अब उस पॉइंट में एजिटेशन शुरू हो गया है, एजिटेट हो रही है, कहीं उसमें एनर्जी जो है बढ़ रही है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है। 65 से 75 है तो इरिटेशन हो रहा है, उसमें इरिटेट कर रही है। और 75 से 85 अगर रीडिंग आ रही है तो इन्फ्लेमेशन, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन की कंडीशन देते हैं कि वो कोई ऐसा है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसको हम लोग आइटिस के रूप में बाद में बताएंगे। अब 85 से 100 अगर है तो ये हाई इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी अब आपको चिंता की बात होनी चाहिए। 85 से 100 हो रहा है, उधर नीचे जाइए तो 40 से 35 होगा। तो यूं कहा कि 40 तक तो मान लीजिए प्रैक्टिकली नॉर्मल है, लेकिन 40 से अगर 35 तक डिजनरेशन का प्रारंभ है, यानी कोई सेल डैमेज होना शुरू हो रही है। और अगर 35 से 25 है तो ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है, और अगर 25 से कम है तो अब मैलिग्नेंसी यानी कैंसर से स्टार्ट हो रही है। तो ये उन्होंने अपने उसमें लिखा। फिर सावधानियां क्या है, क्या सावधानियां, बहुत बढ़िया, बहुत सावधानियां हैं, हम लोगों को किताबों में इतना उल्लेख नहीं है, तो इसीलिए इसको लिया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। तो कार्टिजोन अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो जब कार्टिजोन, अगर कोई भी दवा खा रहे हैं जिसमें कार्टिजोन है, तो जब बंद हो जाए, प्रयोग जब बंद कर दें, तो उसके 15 से 20 दिन बाद इसको आप टेस्ट करिए, तभी सही टेस्ट आएगा, अन्यथा सही टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा, मेरिडियन में अगर आपकी कम ज्यादा ऊर्जा होने पर, जैसे अभी किसी मेरिडियन में आपने देखा और आपकी ऊर्जा थोड़ी भी कम है, तो रीडिंग जो है उस तुरंत बता देगी कि वर्चुअली मेरिडियन में प्रॉब्लम आ रही है। शरीर के बिंदुओं को हल्का, जहां पर पॉइंट लगाते हैं, जहां आपने बोला ना पॉजिटिव एनोड लगाते हैं, तो अगर आपने वहां पर लगाया तो हल्का प्रेस करिए, ऐसा नहीं खूब चुभाने लगे, हल्का सा प्रेस करना चाहिए उस डर्मेड्रॉन के। डर्मेड्रॉन मशीन यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा महंगी है। सामान्यतः ऑर्गन सोर्स पॉइंट को चेक करते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी केवल इसको चेक नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी पॉइंट्स को चेक करना चाहिए, ताकि देख लें तमाम पॉइंट्स हम लोग जो पढ़े हुए हैं ट्रीटाइज 1 में, उनको हम लोग चेक करना चाहिए। अब तब देखिए, कंडीशंस बहुत इनकी वो है जो हम लोग सामान्यतः पालन नहीं करते हैं, तो उसको भी उन्होंने बताया। ये क्लिनिक में मेटल फर्नीचर नहीं होना चाहिए, जिस जगह आप टेस्ट कर रहे हो वहां कोई मेटल फर्नीचर ना होना चाहिए, क्योंकि उसका असर आएगा। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि MRI कराने जाइए तो बोलते हैं कि आप कान की बाली उतार दीजिए, सोने के वो उतार दीजिए, कोई भी मेटल ना हो। तो ऐसा ही वो भी उन्होंने कहा कि क्लिनिक में कोई मेटल फर्नीचर नहीं होना चाहिए, दीवारें और पर्दे सफेद रंग के होने चाहिए, ये कंडीशन है।
जो नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। थेरेपिस्ट को सफेद ओवरकोट और सफेद दस्ताने पहनने चाहिए। रोशनी हो तभी टेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में टेस्ट करने लगे तो भी टेस्ट अच्छी नहीं आई। दवाइयों के प्रयोग करने में नेचुरली रीडिंग का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दवाइयां स्टिमुलेट करेंगे। तो बहुत से टेस्ट हम लोग भी एलोपैथ भी बोलते हैं कि दवाइयां चल रही हैं तो टेस्ट में प्रभाव पड़ेगा, तो दवाइयां मत खाइए, कुछ बोलते हैं। टेस्ट के 3 दिन पूर्व तक कोई एक्सरे ना हो, कोई अल्ट्रासाउंड ना हो, अगर हो तो नहीं हो सकता, नहीं कराना चाहिए, तो बाद में कराइए। कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स का प्रयोग टेस्ट के पूर्व ना करें। जो आप कोई परफ्यूम बढ़िया से लगा लें जो महकने लगे तो उसका भी रीडिंग पर असर पड़ेगा। रोगी के हाथ पैर साफ होने चाहिए, यानी आप पहले हाथ वाथ धो करके पूछ लीजिए तब टेस्ट करना चाहिए। मेटल ज्वेलरी, सिक्के, चाबी, सेल फोन ये रोगी के पास नहीं होने चाहिए। ये उनका सिस्टम था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ये हम लोग बता रहे थे कि ये डॉक्टर बॉल को वो उस किताब में, जो भी किताब हम लोग पहले पढ़ रहे थे इसके पहले, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर वाली, इस किताब के आधार पर हम लोगों ने ये दिया है। अब अपनी किताब जो हम लोगों की ट्रीटाइज 3 है, इसके आधार पर तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। विशेषताएं आप सुनिए क्या हुई। तो ये डॉक्टर बॉल ने जो किया उनमें 9 मेरिडियन, अभी निरंजन जी ने बताया था, 9 मेरिडियन की खोज किया। तो ऐसे ही मेरिडियन की खोज किया कि इन्होंने देखा कि भाई वो तो उसी पॉइंट उसी टर्मिनोलॉजी से इन्होंने देखना शुरू किया। तो कुछ इनको नई मेरिडियन, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई प्लांट कर दिया, बल्कि उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च पर अपनी मेरिडियंस की खोज कर लिया। तो वो मेरिडियंस के नाम उन्होंने, चूंकि साइंस के आदमी थे तो इसलिए उन्होंने और बढ़िया किया। फिर चिकित्सा वाले थे इसलिए और बढ़िया से बता दिया। तो लिम्फ वेसल उन्होंने लिम्फ मेरिडियन कहा इसको। तो ये लिम्फ वेसल मतलब बाहरी लिम्फ की, ये लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, ये मेरिडियन का एक नाम है। दूसरा आया नर्व डिजेनरेशन वेसल, इसको एंडी मेरिडियन कहा गया। नर्व डिजेनरेशन से एंडी मेरिडियन कहा गया। ये क्या करती है, जो मेनिंजस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है इसको कंट्रोल करती है या उसको ट्रीटमेंट करती है। तीसरा एलर्जी या वेस्कुलर डिजेनरेशन, जब भी कभी एलर्जी का बात करिए तो हमेशा एलर्जी मत कहिए, एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन वेसल, एडी मेरिडियन उसको बोलिए हमेशा, क्योंकि वेस्कुलर से, वेस्कुलर माने वेसल सिस्टम माने आर्टरीज, लिम्फ ये सब वो भी सिस्टम आता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है, वेस्कुलर सिस्टम में वेन्स भी आती है। तो वो क्या कर वेस्कुलर सिस्टम की पूरा उपचार वो कर रही है एलर्जी से। फिर ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन, ये डीप लिम्फेटिक, ये गहराई में, यानी ये ऑर्गन में कोई डिजेनरेशन हो रहा हो तो उस पर करेगी। तो ये लिम्फ जो है सुपरफिशियल लिम्फ है, पहली वाली लिम्फ सुपरफिशियल, और ये डीप लेवल पर है, यानी यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है कैंसरस वगैरह जो होता है वो। फिर ज्वाइंट और आर्टिकुलर डिजेनरेशन, आर्टिकुलर माने जहाँ कनेक्शन होता है कई चीजों का, उसमें ज्वाइंट्स भी हैं, बोन्स भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं, उन सब का, तो वहां पर वो आर्टिकुलर डिजेनरेशन, उसको ये ज्वाइंट्स का जो बॉडी है उनकी ज्वाइंट्स की ट्रीटमेंट करती है। अभी पहले हमने बता देना, फिर हम इस पर आते हैं। फिर एक फाइब्रॉइड का नाम लिया उन्होंने, फाइब्रॉइड इंटरस्टिशियल माने जो 2 सेल हमारे होंगे, उन सेल के बीच में जो स्थान होगा, बीच में स्पेस होगा, जहां हम लोग बोलते हैं कि वायु हर जगह प्रवेश कर जाती है, आकाश है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आकाश जो उसका बीच में है, जहां भी इंटरस्टिशियल मतलब 2 सेल के बीच में जो भी खाली जगह होगी उसको हम लोग इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो वहां की डिजेनरेशन, वहां क्या होगा, वहां हमारे लिम्फ हो सकते हैं, वहां हमारा ब्लड हो सकता है, ब्लड तो कैपिलरी में होगा, लेकिन वहां हमारे और तरल पदार्थ हो सकते हैं। तो उस पदार्थों के लिए वो इंटरस्टिशियल डिजेनरेशन, वहां कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई टिश्यू डेवलप कर रहा है, रक्त वो उसकी मात्रा बढ़ गई है लिक्विड्स की, तो वहां पर वो करेगा। तो इसको 5th डी मेरिडियन कहा, इसको 5th डी कहा था उन्होंने। हम लोगों ने फाइब्राइड या फाइब्राइड बाद में कालांतर में हो गया वो नहीं जानते, लेकिन उनका कनेक्टिव टिश्यू का ये उपचार करती है। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर स्किन डिजेनरेशन,
जो स्किन और स्कार्स, कोई आपके घाव हो जाए, कोई स्कार बन गया, कोई चिन्ह बन जाता है, तो उसके लिए ये स्किन डिजेनरेशन वाला इसके मेरिडियन उसको कहा गया। फिर फैट, फैट बढ़ा हो, चर्बी बढ़ी हो, वसा ऊतक हो, मोटापा बढ़ रहा हो, तो उसके लिए फैट टिश्यू को ये मेरिडियन। फिर आई ऑर्बिट एक मेरिडियन, 9 मेरिडियन कही गई। तो आई ऑर्बिट मेरिडियन कहा कि जो आपकी जो आपका आंख है वो किसी हड्डी के कोटर में स्थित है, कोई गुफा में स्थित है, उसको डिजीज के लिए। ठीक, अब उसका देखिए लोकेशन देख लीजिए। अब उसमें 4 मेरिडियन, ये हाथों में 4 मेरिडियन आई। देखिए हम लोग पहले से मेरिडियन जो जान रहे हैं उनको समझ रहे हैं। लंग्स मेरिडियन हम लोगों का देखिए, लंग्स के मेरिडियन माने हम लोग कह रहे थे कि वो अंदरूनी भाग, अंगूठे के अंदरूनी भाग में लंग्स, हम लोग इसको वो कलर वो नहीं कर पा रहे हैं। अब इस चित्र से दिखाई पड़ रहा ना आप लोगों को? दिख रहा है सर? दिख रहा है ना? तो लंग्स में बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो लंग्स मेरिडियन अंगूठे के अंदर साइड में, देखिए अंदर साइड में दिखाई दे रहा है ना। और ये दोनों कहां पर हैं? ये उन्होंने देखिए डॉक्टर बॉल ने बोन पर अधिक जिक्र किया और रियलाइज इसलिए किया कि बोन पर, क्योंकि वो जानते रहे होंगे कि हड्डी पर अगर हड्डी के आसपास ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अंदरूनी ट्रीटमेंट है, इसलिए उसका अधिक फायदा है। तो लंग्स सारे मेरिडियन को उन्होंने इन यान के बॉर्डर पर माना और बोन के, और बोन में मारा। इन यान के बॉर्डर पर एक कंसेप्ट, इन यान के बॉर्डर पर और दूसरा बोन पर। तो ये सब बोन है, यहीं पर हड्डी है, तो उसी हड्डी पर तो लंग्स मेरिडियन अंदर मेरिडियन पहले से थी। ये हमारा कौन सा मेरिडियन है? ईसीएम की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन मेरिडियन। नोट करते जाइए छोटे छोटे चीजें। ये ऑर्गन मेरिडियन है, जो पहले वाली है टीसीएम की, वो ऑर्गन पे हम लोग बात कर रहे थे। और ये इनको इन्होंने नाम दिया टिश्यू मेरिडियन। अब टिश्यू को हम लोग जानेंगे किससे? बीएचबी से जानेंगे। मानव शरीर विज्ञान में हमने पढ़ा हुआ है कि सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने सिस्टम, सिस्टम से बनी बॉडी, तो वो वाला है। तो लंग्स मेरिडियन हमारी ऑर्गन मेरिडियन है। जब हम बात करेंगे लंग्स मेरिडियन तो हमारी ऑर्गन मेरिडियन। फिर उसी के बाहरी तरफ उन्होंने लिम्फ मेरिडियन कहा। तो लिम्फ मेरिडियन कहां पर? पहली जो मेरिडियन आई उनकी हाथ में, वो लिम्फ मेरिडियन बाहर की ओर आई, बाहर साइड में आई। अब फिर उंगली की तरफ आए तो हम लोगों ने बाहर देखा था लंग्स के, जो लंग्स मेरिडियन के बिल्कुल बगल में एलाई मेरिडियन थी, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, की पहले से ऑर्गन मेरिडियन थी। उसके बगल में उसी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में हमारे नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन आई। कहां? वहीं पर, इन यांग के बॉर्डर पर और बोन पर। ठीक है, तो ये एक एंटी मेरिडियन टिश्यू मेरिडियन आई। तो हमेशा डिफरेंशिएट करते जाइए। ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन हमारी जो है वो ऑर्गन मेरिडियन है, और ये हमारी नर्व डिजेनरेशन वाला एंटी मेरिडियन हमारी है टिश्यू मेरिडियन। फिर तीसरा हमारा क्या है? मिडिल फिंगर आई। मिडिल फिंगर आई तो मिडिल फिंगर में एक मेरिडियन हम लोग पहले से पढ़े थे, पेरिकार्डियम मेरिडियन पढ़े थे ना। तो जो एंटी मेरिडियन के बगल में थी वो हम लोगों ने कहा था सर्कुलेशन मेरिडियन। तो सर्कुलेशन मेरिडियन को हम लोग देख रहे थे, तो वो भी उन्होंने कहा कि मिडिल फिंगर के इंडेक्स फिंगर की तरफ, देखिए इंडेक्स फिंगर की तरफ, इसको हम सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया उन्होंने, लेकिन है पेरिकार्डियम मेरिडियन। उसका नाम हम लोग जानते हैं पहले से, तो नाम में कोई अंतर नहीं पाया। पेरिकार्डियम मेरिडियन को उन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन कहा, और वो वहीं पर थी। तो ये हम लोग कह रहे थे ऑर्गन मेरिडियन। ठीक है, उसके दूसरी साइड में एडी मेरिडियन, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी या वस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, वो हमारी मिडिल फिंगर के रिंग फिंगर की तरफ गई। तो एक दो मतलब 3 आ गई अभी तक। एक आई लिम्फ मेरिडियन, एक नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन, और एक एनर्जी एडी मेरिडियन, 3 आ गई। फिर रिंग फिंगर में हमारे पास कौन सी थी मेरिडियन? पहले पास हमारे पास कोई मेरिडियन एलर्जी डिजेनरेशन पर जो मिडिल फिंगर की तरफ थी, यहाँ खाली था, यहाँ पर नहीं थी कोई मेरिडियन ऑर्गन। तो वो उन्होंने कहा ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन। ठीक है, जो मिडिल फिंगर से जो रिंग फिंगर की ओर जा रही थी, रिंग फिंगर जो मिडिल फिंगर के बगल में थी, तो उस साइड में ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन कह दिया। और इसके
बाद एंडोक्राइन या ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जो थी वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, ये हुई थी ऑर्गन मेरिडियन। इसका नाम था ट्रिपल वार्मर हम लोग बोलते थे, उसको उन्होंने कहा कि दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम मेरिडियन। और हमारी सबसे छोटी उंगली में हम लोग पहले से जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो एसआई की मेरिडियन ये बाहरी भाग में थी और हार्ट की मेरिडियन अंदरी भाग में थी, तो ये पहले से मेरिडियन थी। तो 4 मेरिडियन उन्होंने, लिम्फ मेरिडियन, नर्व एंडी मेरिडियन, एडी मेरिडियन और ओआर मेरिडियन, ये 4 मेरिडियन को हाथों में उन्होंने देखा, ऐसा नहीं स्थापित किया, उन्होंने देखा, टेस्ट किया और टेस्ट करने पर ये पाया। तो आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़िएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको हम वो यहाँ पर इनकी भाषा में रेडियल साइड, अंगूठे का जो बाहरी भाग है वो रेडियल साइड कहलाता है क्योंकि रेडियल बोन होती है, और यहाँ पर अल्नर साइड है। रेडियल अल्नर आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन ये अल्नर साइड है, छोटी उंगली की तरफ अल्नर साइड है और ये रेडियल साइड है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे आगे चल के। अब उसी तरह पैरों में हुआ, पैरों में भी हमारे पास कुल 6 मेरिडियन हमारे पास पहले से थी। अब 4 मेरिडियन जो आई वो टिश्यू मेरिडियन आई, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कैसे हैं। बाहरी भाग में हम लोग के पास स्प्लीन मेरिडियन थी, बाहरी भाग में पैर के अंगूठे। अब हम लोग इसको अगर हम लोग आयुर्वेद से इसको जोड़ दें तो हम लोग सब समझ जाएंगे कि ये हमारा टो नंबर 0 है। ये अगर ये राइट वाला दिख रहा है ना, तो ये टो नंबर हमारा 0 है। तो टो नंबर 0 में जो बाहरी भाग में था वो कौन सा मेरिडियन थी? स्प्लीन मेरिडियन थी, हम लोग पढ़े हैं। तो ये हमारी ऑर्गन मेरिडियन थी। डॉक्टर वॉल ने थोड़ा सा ये परिवर्तन किया कि जो दाहिने अंगूठे में, जो दाहिनी तरफ जो अंगूठा होगा उसमें बाहरी भाग में पैंक्रियाज मेरिडियन होगी, और जो लेफ्ट साइड में होगी वो स्प्लीन मेरिडियन होगी। जो लेफ्ट अंगूठे में होगी यानी उसको हम लोग कहेंगे आयुर्वेद की भाषा में टो नंबर 9। तो टो नंबर 9 में जो बाहरी भाग में होगी उसको हम लोग कहेंगे स्प्लीन मेरिडियन, और राइट में जो 0 नंबर पे होगी उसको हम लोग 0 टो में कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज मेरिडियन। ठीक, उसके अंदरूनी साइड में देखिए, आप लोग देखा होगा अंगूठे के अंदरूनी भाग में, यानी उसका इसका फिंगर नंबर 4, टो नंबर 4 हो जाएगा बगल में जहां स्टमक मेरिडियन है, तो उसके बगल में जो था लीवर मेरिडियन कर दिया। तो पहले था लीवर मेरिडियन, पहले से था। तो ये हमारा क्या था? ऑर्गन मेरिडियन। यहाँ अभी इसमें अंगूठे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हम लोग अगर बोले आयुर्वेद की भाषा में तो टो नंबर 4, हाँ या ना बोलिए, ऐसे रखिए हाथ को। टो नंबर 4 है कि नहीं स्टमक मेरिडियन वाला? ये उंगली जो उंगली है वो एक टो कर दीजिए। जो उंगली जैसे है, जहां पर अंगूठे के बगल में कौन सी उंगली है? तुरंत टो वाली, वो 4 वाली, जहां पर हम लोग कहते थे कि फिंगर नंबर 4, तो वहां पर टो नंबर 4 हो गया। तो टो नंबर 4 में बाहरी भाग में जो मतलब अंगूठे की तरफ है, अंगूठे की तरफ है, उसमें हम लोग उन्होंने कहा ज्वाइंट एंड आर्टिकुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, जेडी मेरिडियन को यहां पर रखा। और दूसरी साइड में जो हमारी फिंगर नंबर 8 की तरफ थी वहां पर स्टमक मेरिडियन ऑलरेडी थी, जिसको कि हम लोग ऑर्गन मेरिडियन कह रहे हैं। ठीक, तो एक मेरिडियन, अभी नई मेरिडियन केवल एक ही आई अभी। फिंगर नंबर 8 जो हमारी थी वो टो नंबर 8 हो गई, बिल्कुल बीच वाली उंगली टो नंबर 8 है। सब ये वाली उंगली थर्ड, मतलब टो से टो 1 2 3, अगर तीसरे नंबर की कहें तो हमारी टो नंबर 8 है, क्योंकि हमारी ये उंगली नंबर 8 है, राइट वाली उंगली नंबर 8 है। राइट दिखा रहा है ना इसमें, तो उंगली नंबर 8 है, तो टो नंबर 8 है। तो उसमें दोनों नई मेरिडियन आ गई, टिश्यू मेरिडियन। एक तरफ स्टमक के बगल में आई फाइब्रॉइड, और उस दूसरी साइड में गई स्किन। और फिर ये हमारे पास फिंगर नंबर 5 थी, तो टो नंबर 5 हो गया। तो टो नंबर 5 में स्किन की साइड में फैटी हो गई, और दूसरे साइड में ऑलरेडी गॉल ब्लैडर मेरिडियन एग्जिस्ट कर रही थी, जीबी मेरिडियन। तो वो, और इसको हम लोग बोल रहे हैं
टो नंबर 1 आयुर्वेद की भाषा में, आयुर्वेदिक, अब चूंकि आयुर्वेदिक पढ़ा जो आप वहां समझे कि टो नंबर 1 में क्या था, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन बाहरी थी और किडनी मेरिडियन उन्होंने अंदर कर दिया, अंदर में बताया। इसका भी अब आप लोग इसका वो आगे डिस्क्रिप्शन पढ़िए क्यों ये कहा। किडनी मेरिडियन उनका देखिए कुछ अंतर किया, क्योंकि जब टेस्ट करने लगे तो कुछ उनको अंतर समझ में आया, तो वो अंतर कैसे था वही उन्होंने बताया है। उन्होंने किडनी मेरिडियन को देखा, चाइनीज में हम लोगों ने कहा था कि ये केवन शुरू होता है तलवे, हम लोग बार बार कहते हैं कि तलवे में केवन, तब पैर के तलवे से केवन हो, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये टो नंबर 1, टो नंबर 1 में इसको वो बोल रहे हैं, हम आयुर्वेदिक भाषा में बोलेंगे ना, टो नंबर 1, टो नंबर 1 के भीतरी नाखून के कोने से प्रारंभ होती है, उन्होंने ये कहा। तो लेकिन कहा जाती जरूर है, उसका मेरिडियन पथ जो है वो केवन तक जाता जरूर है, लेकिन वो केवन से स्टार्ट नहीं होती, बस अंतर एक कर दिया। उन्होंने कहा केवन से स्टार्ट नहीं होगी, केवन में जाएगी, वो बिंदु है उसका, वो किडनी का डीप लिम्फ का बिंदु है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहां से शुरू नहीं होती, शुरू तो यहीं से होगी, टो नंबर 1 से शुरू होगी और वो अंदरूनी नाखून के जहां पर है वहां से शुरू होगी, बोन के उसमें और इन यांग बॉर्डर पे होगी। दूसरा फिर क्या कहा, यूबी मेरिडियन के बिंदु कुछ लंबर और बैक ऑफ थाइज में अलग अलग उन्होंने कुछ पॉइंट्स का वो किया कि यहाँ पर नहीं पाया, जहां पर रेजिस्टेंस पाया गया उन्होंने कि जहां पर 95 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा था उसको पॉइंट मान लिया। हम लोग देखें भी कि 95 किलो ओम जो है जहां पर उनका रेजिस्टेंस था उसको उन्होंने मान लिया था। तो ये उन्होंने फिर उन्होंने कहा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को पहले उन्होंने इंडोक्राइन मेरिडियन कर दिया। ईएवी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। ये भी आता है कभी कभी क्वेश्चन कि ईएवी का अर्थ क्या है, तो उसका पूरा फुल फॉर्म इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये पूरा लिखा आता है, तो यही सही मानिए, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इंडोक्राइन मेरिडियन, हम लोगों ने इंडोक्राइन के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो हम जानते हैं कि उनमें जो है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को इंडोक्राइन डॉक्टर वॉल ने माना। कुछ साहब उसको प्रोफेसर पार्क जी ने उसको स्पाइन में कह दिया, चलिए हम लोग उस पर बहुत नहीं बहस करते, हम लोग इंडोक्राइन मान रहे हैं, और इंडोक्राइन पर हम लोग मानने से बहुत हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन को उन्होंने कहा कि ये सर्कुलेशन मेरिडियन है, जो हम लोग पेरिकार्डियम ट्रीसियम कह रहे थे उसको सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया। तो अगर कभी आर्टरीज में, वेन्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये इस मेरिडियन को ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। फिर स्प्लीन मेरिडियन, उन्होंने कहा कि केवल टो नंबर, अगर स्प्लीन मेरिडियन बात करें तो टो नंबर 9 आयुर्वेद की भाषा में टो नंबर 9 में होती है स्प्लीन मेरिडियन, और टो नंबर 0 में होती है पैंक्रियाज मेरिडियन। टो नंबर 0 में होगी पैंक्रियाज और टो नंबर 9 में होगी स्प्लीन मेरिडियन, ठीक है। लेफ्ट में होगी तो 9 नंबर होगा तो वो स्प्लीन मेरिडियन होगी। तो अगर रक्त की केमिस्ट्री कोई पॉइंट होगा, WBC, RBC, लिम्फोसाइट, इन सब की बात होगी तो हमको स्प्लीन मेरिडियन का ट्रीटमेंट करना होगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं थोड़ा बहुत, भाई रक्त का वो है स्प्लीन मेरिडियन। फिर पैंक्रियाज मेरिडियन जो है राइट में हुई, यानी टो नंबर 0 में हुई, और इसका देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट आया कि डायबिटीज, गाउट, फैट मेटाबॉलिज्म, एल्बुमिन, भाई हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तिवारी जी के शब्दों में प्रोटीन का है, फैट का है और उसका कार्बोहाइड्रेट का, तीनों के लिए है, तीनों का उपचार, सबका उपचार इसी में हो रहा है, गाउट तक का भी। तो इन्हीं का उपचार इस मेरिडियन पे हम लोग कर सकते हैं। तो दाहिना अंगूठा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, पैर का दाहिना अंगूठा मतलब टो नंबर 0 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आई मेरिडियन का उपचार उन्होंने कहा रेटिना, माकुला, कॉर्निया, स्क्लेरा, कोराइड, वाइट्रस बॉडी, सिल्वरी बॉडी, आइरिस, टीयर ग्लैंड, कंजक्टिवा, इन सब के उपचार में इसका देना है। और ये मेरिडियन हमारे आंखों में उन्होंने कहा यही मेरिडियन है, और इसका ट्रीटमेंट आप करें या ना करें वो अलग पॉइंट है, लेकिन इसको आज से आदत बना लीजिए
कि इसको अपने आई ऑर्बिट का मसाज जरूर करिए, और जब आप करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना। देखिए, तीनों क्रेनियल मोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑक्लोमोटर नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, इनका उपचार भी इसी में होता है। तो डॉक्टर वाले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आंख, जो आंख के आप भाग देख रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अंदर के इंटरनल जो ऑर्गन है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमेशा जब भी समझिए तो आंख का उपचार तो करिए जो करिए सर, लेकिन उस इंटरनल ऑर्गन का उपचार अवश्य करिए। ये आगे आप पढ़ेंगे। तो डॉक्टर बॉल ने कहा कि मकुला, देखिए एग्जाम्पल दिया, मकुला में, मकुला हमारा क्या होता है, जो बिल्कुल जो रेटिना में सबसे ऐसा येलो बिंदु कहलाता है, जहां सेंटर कहलाता है, जहां पर सारी आपकी दोनों मिलते हैं आकर के, और वहीं से उसको आभास होता है कि कलर कैसा है और आपका कौन चीज है। तो दृश्य वाला जो है वही सेंटर है। अगर वो गड़बड़ी हो गई तो येलो स्पॉट में गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, कह रहे हैं कि कारण क्या होगा, गड़बड़ी तो कहीं हुई, और कारण क्या है, जो ऑक्सीजन का आप लोग नंबर लेते नहीं है कि 99 है कि 98 है कि 98 है कि 95 है, वो वाला है। ऑक्सीजन जज्ब करने की क्षमता घटना, कितना ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती, ये माकुला में अगर हुआ, ये खोजा उन्होंने कि माकुला में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पहले लंग्स को ठीक करिए तो वो माकुला ठीक हो जाएगा। फिर कहा, देखिए और बात कहिए, दाहिना फेफड़ा पिता से मिलता है, राइट लंग फेफड़ा से, मतलब राइट लंग जो मिलेगा फादर से और लेफ्ट मिलेगा मदर से मिलेगा। तो अगर कभी पिता धूम्रपान कर रहा है तो उसके दाहिना फेफड़ा प्रभावित होगा, और दाहिना फेफड़ा प्रभावित होगा तो माकुला भी प्रभावित हो सकता है। ये उनकी थ्योरी आई है ना। और लेफ्ट में अगर मदर जो है तंबाकू वगैरह सेवन कर रही है तो आपको लेफ्ट, आपके लेफ्ट वो भी प्रभावित होगा, और लेफ्ट आई प्रभावित होगी और माकुला प्रभावित होगी। तो ये उसका उन्होंने कहा। अब जिन पॉइंट्स की चर्चा हो रही थी आगे वो और समझिए। 8 नई टिश्यू, इनको कहा गया 8 न्यू टिश्यू मेरिडियन। टिश्यू मेरिडियन कहा गया, टिश्यू माने हम लोग समझ रहे हैं कि टिश्यू का उपचार, टिश्यू पर उपचार अधिक सेंसिटिव उपचार माना जाएगा, अधिक प्रभावी उपचार माना जाएगा, क्योंकि टिश्यू मेरिडियन माने हम लोग डीप लेवल पर, सेल के लेवल पर जा रहे हैं ना, टिश्यू का उपचार कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये उपचार प्रभावी है। अब उसके कुछ पॉइंट्स कहे इन्होंने, तो अरे जब थक जाएगी बता दीजिएगा। अभी तो ठीक है सर। हाँ, जब थक जाएगी बता दीजिए। अभी तो हमारा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ मेरा, लेकिन फिर भी हम तो जब भी आप लोगों को थकना जरूरी है, कि आप थक जाएंगे तो हमको भी थकना पड़ेगा। ठीक, तो सीएमपी कंट्रोल, इसको सीएमपी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, इसको हम लोग अपनी भाषा में अगर कहेंगे, समझने की भाषा में, तो दिस इज नोन एज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, ये हमेशा पूछा जाएगा। इसको सीएमपी का फुल फॉर्म मत बोलिएगा, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, नो, इट इज नोन एज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट, और इट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। इससे डायग्नोसिस भी होगी, इससे ट्रीटमेंट भी होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए सीएमपी पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट कहा गया, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, कोई भी परिवर्तन होगा, चाहे शेप में होगा, चाहे साइज में होगा, चाहे स्ट्रक्चर में होगा, चाहे फंक्शन में होगा, यानी हम लोग क्या कह रहे हैं, अधिकरण भी, द्रव्य गुण कर्म, तीनों, द्रव्य माने स्ट्रक्चर, गुण कर्म माने फंक्शन। तो अगर द्रव्य गुण कर्म की बात हम लोग आयुर्वेद की भाषा में करें तो द्रव्य गुण कर्म तीनों का इलाज सीएमपी पॉइंट है। दिस इज नोन एज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। तो इस रूप में हम इसको सीएमपी पॉइंट को याद रखेंगे। कोई भी गड़बड़ी हो तो सबसे पहले आप इसी में करिए, इसमें आप कुछ मत करिए, मेथी लगा दीजिए, आप सीएमपी पॉइंट पे मेथी लगा दीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, देन रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ, सबके नाम रखे उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गन की, देखिए अब रेफरेंस पॉइंट भी उससे जुड़े हुए तमाम, कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस कहीं हुआ है, केवल फंक्शन प्रभावित हुआ है, तो जो हम लोग आयुर्वेद में कहते थे कि वात ज्वाइंट, हम कहते थे ना वर्टिकल,
मेरिडियन में ट्रीटमेंट करते थे, तो उसका पॉइंट आगे कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस कोई हुआ है तो आप रेफरेंस पॉइंट पे उपचार दे दीजिए, तो आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग पास कितना दायरा बढ़ता जा रहा है, आयुर्वेद, चाइनीज और डॉक्टर वॉल। डॉक्टर वॉल अलग है थोड़ा सा कुछ कुछ मामलों में। तो ये, तो इस पर देखिए कहा दांत में कोई खराबी हो तो दांत के आरपी डिफरेंस पॉइंट L/2 पर आप दे दीजिए, और इसको आप यूज देखिए, मैं वैसे बता दूं, डॉक्टर वॉल का यूज कम हो रहा है पूरे चिकित्सा जगत में। जो हमारे आयुर्वेद एक्यूप्रेशर चिकित्सा जगत है उसमें डॉक्टर वॉल पर रिसर्च बहुत होती है, डॉक्टर वॉल का नाम श्रद्धा से बहुत लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर वॉल पर ट्रीटमेंट जब करने की बात आती है तो हम लोग ट्रीटमेंट में कोताही करते हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग अगर ये अपनी आदत बना ले आज से कि जो लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर वॉल के पॉइंट को जरूर रखेंगे, प्रयोग करेंगे, आप मानिए कि चिकित्सा का स्तर बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसके बहुत पॉइंट कारगर है। फिर देखिए उन्होंने कहा लिम्फ वेसल में, उसी का आरपी की ही बात कर रहे हैं, लिम्फ वेसल में 6 रेफरेंस पॉइंट बता दिए। देखिए अब देखिए कैसे L/Y, उसमें आगे पढ़ेंगे आप लोग। ये कान की ड्रेनेज ऑफ ईयर शब्द, यानी शब्द लिफ्ट ड्रेनेज ऑफ ईयर में करेंगे तो ये होगा। फिर L/2 ये दांत और जबड़ा, अंदर फिर चले गए दांत और जबड़ा, टीथ एंड जॉ के लिए L/2। L/2A लिम्फ ड्रेनेज ऑफ आईज, यानी ये 2A यहां पर होता है, यहां पर कहीं होगा, ये इस वाले के बाद जाकर के ये जब निकलेंगे नीचे से पूरा तो यहां पर कहीं होगा। L/2A भी आप दिखाई पड़ेगा। L/2A आंख के लिए किसी का भी हो, कैटरेक्ट हो, कुछ हो, आंख कुछ के, तो L/2A का उपचार आपको करना है। मेथी लगाइए, बट लगाइए जरूर। नहीं समझ में आए तो ऊपर से लेकर के पूरी मेरिडियन में यहां तक मेथी की पट्टी बांध लीजिए, पूरी मेरिडियन में यहां से मेथी की पट्टी बांधिए, करिए जरूर। L/2A बहुत कारगर पॉइंट है, और 50+ जितने लोग हैं उनको जरूर यूज करना चाहिए प्रत्येक दशा में। 50+ को प्रत्येक दशा में यूज करना चाहिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। L/3 ये है लिम्फ ड्रेनेज ऑफ नोज। हम लोग कहते हैं ना कि हमको ये नाक में प्रॉब्लम हो गई, वो L/3 को हम लोग यूज ही नहीं करते। हम लोग आकाश में चले जाएंगे, हम लोग जो है मेरे डॉक्टर वो TCM को पॉइंट ढूंढने लगे कि नाक में कौन सा पॉइंट होता है, हम ढूंढेंगे कि LI वो SI है, SI 19 से का सब ढूंढेंगे ना, लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं जाता कि L/3 को भी देख ले। मैं वैसे कह रहा हूँ, अनुभव सबसे मैंने पूछा ना, कोई इसकी बात ही नहीं करता। वो जब पूछोगे हाँ डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, कहे हाँ वो पॉइंट लगा लीजिए। L/4A अन्नली में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आकर ये, आपको खाने में कहीं कभी प्रॉब्लम आ रही है तो 4A तो लगा लीजिए, लगाइए जरूर, एसोफेगस का पॉइंट है। 4B स्वर यंत्र, श्वास यंत्र, स्वर और श्वास में कोई अंतर हो रहा हो तो L/4A पर लगा लीजिए। मेथी लगाइए, डोंट गो फॉर कि वो एनर्जी बढ़ी घटी, मेथी लगाइए। फिर एक पॉइंट आया समेशन मेजरमेंट पॉइंट। उन्होंने कहा कि देखिए अब टिश्यू सिस्टम में, उन्होंने कहा कि भाई और डीप लेवल पे जाइए, तो जो फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है और टिश्यू लेवल पर है, तो उसके समेशन पॉइंट उससे जुड़े हुए होते हैं। तो आर्टरीज में कोई खराबी हो तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, हर जगह मिलेगा आपको, हर उसमें। तो आर्टरीज में तो SMP P9 पर, पेरिकार्डियम का जो 9 पॉइंट है, पेरिकार्डियम का इन्होंने CI लिखा होगा ना, पेरिकार्डियम हमारे क्या होगा, सर्कुलेशन, तो CI का पॉइंट होगा, CI 9 पर उपचार दे दीजिए। पेरिकार्डियम 9 माने CI 9, तो पेरिकार्डियम 9 पर दे दीजिए। आर्टरीज में कोई हो तो आप उसका ट्रीटमेंट, तो आप जैसे हम लोग करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो P9 बहुत बढ़िया पॉइंट मिला। फिर पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट, उन्होंने कहा कि चूंकि एक ऑर्गन से जुड़े कई चीज हो सकती हैं, तो हम लोगों ने उसमें जब पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था, प्लेक्सस की बात किया था कि हम लोग एक दो नर्व रूट आएंगी, और डिटेल में एक बार बता देंगे, नर्व रूट आएंगी और यहाँ मिलेंगी, एक चौराहा बनाएंगी, मिक्स कर जाएंगी, फिर मिक्स नर्व होकर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बिजली वाला आता है और चारों
4-5 तार होते हैं, उनको जोड़ता है, जोड़ने के बाद उसको मोड़ देता है, किसी उससे यूं मोड़ देता है और फिर निकाल देता है आगे, तो वो एक पूरी तार बन जाती है सिंगल, जबकि वो गुच्छा है पूरा। तो वैसे ही होते हैं, तो इसलिए उसके कई हो सकते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि पार्शियल समेशन, जो मेजरमेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ये पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, यानी समेशन मेजरमेंट पॉइंट का ही छोटे वो है कि इस तरह कई हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे LY5 लिम्फ वेसल फॉर हार्ट और पेरिकार्डियम के लिए है, LY प्लस LY। तो इन्होंने कहा कि ये एक तरह के जो टिश्यू सिस्टम वो है, ऑर्गन है, उसका टिश्यू सिस्टम की जानकारी देगा। तो LY5 PSMP फॉर लिम्फ वेसल, हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग्स, तीनों का है। तो आप तीनों में करेंगे, आप LY5 कर देंगे तो तीनों को ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर LY5 पे ट्रीटमेंट करेंगे तो हार्ट का भी हो जाएगा, पेरिकार्डियम और लंग्स तीनों उससे जुड़ा हुआ है। तो जो इनर्वेशन हम लोगों का शब्द क्या ना, इनर्वेशन का पॉइंट। फिर मेजरमेंट पॉइंट, कोई उन्होंने कहा कि जो मेजरमेंट पॉइंट कई होंगे, मेजरमेंट माने उस जगह पर उसका पॉइंट होगा, यानी उस ऑर्गन पर प्रभाव पड़ रहा होगा, ये उनका कहना है। तो उसको भी आप अगर आप मेथी लगा दीजिए तो भी आपका काम बनेगा। फिर एक बड़ी बात उन्होंने कही, SCP, सेरेस मेम्ब्रेन कोटिंग एंड पेरिटोनियम पॉइंट। इसको हम लोगों ने सेरेस कोटिंग चूंकि पढ़ा नहीं, सेरेस मेम्ब्रेन होता क्या है कि हर ऑर्गन में एक कवरिंग, हम लोग कवरिंग तो पढ़ा, आकाश हर जगह है, सबका आकाश है, अंदर है तो भी है, उसको हम लोग इपिथेलियल टिश्यू कह दी, हम लोग टिश्यू के रूप में इपिथेलियल कह दिया, लेकिन हम लोग आकाश कह रहे हैं, कवरिंग कह रहे हैं। कवरिंग सबकी है, तो वो कोटिंग जो है वो कवरिंग है। पेरिटोनियम पॉइंट, पेरिटोनियम क्या हुआ, फिर हमारे जब शरीर में बहुत से ऑर्गन थे तो उनको ये हुआ कि भाई सबका अलग अलग तो है, लेकिन सबको एक साथ संभालना भी तो है, तो एक पेरिटोनियम बनाया गया और सुरक्षा कवर। जैसे आप जाएं कहीं पर और एक बोरे में सामान भर लें, कोई एक बस्ते में, फिर बस्ते में 10 फाइलें, एक में 15 फाइलें, एक 20 फाइलें, 25 फाइलें, और सब बस्ता बना लें, फिर बस्ते को एक बोरे में बांध दें कि भाई वो बोरा सुरक्षित हो जाएगा। तो वैसे ही सुरक्षा की बात की गई है, तो पेरिटोनियम पॉइंट बने और अधिक सुरक्षा दे दी गई, तो ये पॉइंट है। अब इनका एग्जाम्पल देखिए, सेरेस कोटिंग, ऑर्गन्स में सेरेस कोट होती है, रक्षक परत इनको कहेंगे। तो ऊपर से सब देखिए, आप ऊपर से जोड़ना शुरू करिए। देखिए लंग्स को छोड़ दीजिए, लंग्स का तो अपना होता है, लंग्स को हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, तो वहां तो लंग्स में होता है। अब वहां लंग्स से छोड़ दीजिए, हार्ट का देखिए, हार्ट क्या है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम है शामिल कि नहीं, नौ में देखिए पेरिकार्डियम शामिल है कि नहीं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पेरिकार्डियम, लंग्स को छोड़ दीजिए, उसका अपना कोटिंग है। पेरिकार्डियम हो गई, उसके और नीचे आइए तुरंत स्टमक, लीवर, लीवर में गॉलब्लैडर अपने आप आ गया, लीवर का अगर आपने कर दिया तो गॉलब्लैडर अपने आप आ गया, तो लीवर हो गया। फिर आए लेफ्ट में स्प्लीन और पैंक्रियाज, वही दोनों तो है, स्प्लीन पैंक्रियाज दोनों स्टमक के नीचे हैं बिल्कुल, तो स्टमक के नीचे पैंक्रियाज आ गया, तो पेरिकार्डियम आ गया। फिर ऊपर आइए कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, फिर उधर किडनी आ गई, और किडनी और यूबी, यानी कौन सा ऑर्गन छोड़ा इन्होंने, लंग्स क्यों छोड़ा, और सब ऑर्गन को ले लिया। तो इन सब में सेरेस कोटिंग होती है, सुरक्षा कवच होता है, और इन्हीं को एक साथ करने के लिए पेरिटोनियम होता है। ये लोग, जब हम लोग आप लोग स्ट्रक्चर वाला पढ़ेंगे किताब हमारे अग्रवाल साहब की, वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अग्रवाल की, तो उसमें आपको सब मिलेगा, पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन की रक्षा परत काम करते हैं और ऑर्गन को अपने स्थान पर रखने का करते हैं। अब आपको समझ में आया कि स्प्लीन की डिफिशियंसी का पॉइंट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब आपको स्प्लीन डिफिशियंसी के पॉइंट के साथ साथ इस पॉइंट को लगाना जरूरी हो गया कि इस पॉइंट को भी लगाइए, क्योंकि ये भी तो अपने जगह पर रखने काम कर रही है, और इन कम से कम इन ऑर्गन के संबंध में। तो इन ऑर्गन को जहां प्रॉब्लम है वहां करिए। इन सभी ऑर्गन्स के मेरिडियन में सेरेस कोटिंग और पेरिटोनियम संबंधित सेरेस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट होता है। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कि जैसे सर उसमें सेरेस कोट में कोई छेद हो गया, तो यहाँ पर या पतली हो गई या हट गई, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए पॉइंट और पुनर्स्थापित हो जाएगी।
अल्सर को ठीक कर देगी, अल्सराइट हो जाएगा ना, तो अल्सराइट कहाँ, स्टमक की है, तो स्टमक भी तो इसमें है, तो अगर स्टमक की सेरेस कोटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, वहां अल्सराइट हो गया है, तो भी आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए तो इलाज हो जाएगा। ये इनका उन्होंने बताया है। फिर एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया इन्होंने, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट। हम लोगों ने इनर्वेशन शब्द का इस्तेमाल कल या परसों किया होगा, कल किया था। वो इनर्वेशन वही है। इनर्वेशन माने थाने का दरोगा कहीं बैठता है, थाना सेक्टर 58 में है, लेकिन उसका प्रभाव क्षेत्र सेक्टर 5 भी है, 58 भी है, 57 भी है, 19 भी है, 20 भी है। तो ये जो एरिया ऑपरेशन हुआ, ये इनर्वेशन उसका हुआ, क्योंकि इन जगहों पर प्रभावी है। वैसे ही ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट यानी ब्रेन की फंक्शनिंग में कहां कहां उसका इनर्वेशन हो सकता है। तो ब्रेन से क्या है, नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू ब्रेन से उतरे, स्पाइनल कॉर्ड में आए, स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो शरीर में फैलने लगे और फैले, और उनका हम लोगों ने बताया था कि एक तो हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स गई, तो नर्व्स ऐसे नहीं चली गई कि एक सिंगल चली गई एक जगह, पहले आई और एक उन्होंने सब कई मिल गई, चौराहा बनाया, फिर कोई और आगे मिल गई, अब फिर उसके बाद एक एक इधर चली गई। तो ये मालूम नहीं पड़ सकता कि कौन सी नर्व कैसे प्रभावित करे, तो वो गुच्छा जहां जहां नर्व गया प्रभावित करा वो इनर्वेशन पॉइंट है। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि उस ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। हमको ब्रेन को कौन से जोड़ता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से अपने ऑर्गन से, अपने सिस्टम से, अपने टिश्यू से संपर्क स्थापित करता है। उसके पास और कोई तरीका है नहीं, चाहे क्रेनियल नर्व के माध्यम से और चाहे स्पाइनल नर्व के माध्यम से। तो वही उन्होंने कहा कि ये काम करने का आदेश दे रहा है कौन, वही कर रहा है, ब्रेन। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इन पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से संपर्क हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया, क्या दिया कि जैसे ब्रेन एक कंप्यूटराइज्ड पावर स्टेशन के रूप में उन्होंने कहा, और हमारे उसको कहा कि जैसे मोहल्ले के जो मेन ट्रांसफार्मर हुए, फिर मोहल्ले के ट्रांसफार्मर हो गए, फिर मेन स्विच हो गई। तो अगर कभी मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आपके घर की लाइट चली गई, तो आप पहले कहा क्या क्या देखते हो, माने लाइट बल्ब आपका जो है बुझ गया अचानक, तो आप क्या क्या करते हैं पहले? अब हम कम्युनिकेट करिए तब समझ में आएगा, बोलिए। इंडिकेटर को देखते हैं? इंडिकेटर को देखते हैं, देखते हैं पड़ोसी के घर बिजली है कि नहीं। अरे ठीक है, वो तो अलग पॉइंट हो गया। हाँ, सर बल्ब को चेक करेंगे पहले, वो भी एक पॉइंट है। अगर पड़ोसी के घर में बिजली आ रही है, इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर हमारा सही है, जो बाहर का ट्रांसफार्मर दे रहा है मोहल्ले का वो ठीक सही है, यही तो इसका अर्थ हुआ। तो हमारे घर में स्विच बोर्ड या गड़बड़ है, और स्विच बोर्ड में आपने देखा, तो स्विच बोर्ड में देखा तो क्या हुआ, स्विच बोर्ड तो ठीक है, आपने कहा नहीं वो तो निकली नहीं है, तो आपने कहा कि बिल्कुल स्विच बोर्ड ठीक है। फिर आप और आगे आए, आपने कहा भाई वायरिंग में तो गड़बड़ी नहीं है, वायरिंग में नहीं, तो अंत में आप आए कि बल्ब में गड़बड़ी होगी, तो बल्ब फ्यूज था, ठीक। तो बल्ब फ्यूज होने की वजह से तो हुआ। लेकिन मान लीजिए बल्ब को आपने उल्टा पहले किया, मान लीजिए आपने बल्ब को देखा पहले, तो बल्ब आपका देखा कि बल्ब तो फ्यूज नहीं है, तो बल्ब सही है। तो फिर आप चले गए और हमने देखा कि भाई बिजली जो है हमारे मेन स्विच से आ रही है, ठीक है, तो मेन स्विच को आपने देख लिया, वहां भी ठीक था। तो आपने देखा वायरिंग हमारी भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपने तब देखा मोहल्ले में, तो बोला कि उनके यहाँ भी नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि इसका मतलब उनके नहीं आ रही, तो उसने कहा भैया बगल में दूसरे मोहल्ले में नहीं आ रही है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो मेन ट्रांसफार्मर है वो जल गया है। अब मेन ट्रांसफार्मर जल गया है तो भी चलिए ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो जहां से सप्लाई हो रही है वही वहां से बिजली उसने काट दिया हो, तो क्या मेन ट्रांसफार्मर बिजली आएगी? तो ये हमारा जो ब्रेन जो है, ये हमारा पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन से अगर बिजली चली जाए तो कहीं नहीं आएगी, चाहे भले आप कितना प्रयास करें। तो वही वैसा ही हमारा ब्रेन है। तो इसलिए वही उन्होंने कहा कि इस तरह आपका सिस्टम ठीक होता है। फिर उन्होंने कहा, हम लोग प्लेक्सस की बात की थी, प्लेक्सस वही है कि कई नर्व जब बाहर नर्व रूट निकलते हैं, तो जैसे ही वो निकले स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से, तो वो
वो लेफ्ट राइट दो निकले और आगे पीछे से दो निकले, मिल गए, मिलने के बाद आगे जा करके वो फिर यूं मिल गए और वहां पर गुच्छा बना दिया, इसको प्लेक्सस बना दिया, चौराहा बना दिया। उस प्लेक्सस से फिर लोग गए और सब अलग अलग इनर्वेशन पॉइंट पे चले गए, कोई हार्ट पे चला गया, कोई लंग्स पे चला गया, कोई स्टमक पे चला गया। तो अगर तीनों जगह चला गया तो इसका इनर्वेशन इनका तीनों जगह हो गया ना, स्टमक भी हो गया, लंग्स हो गया, और वो उसी तरह हार्ट का कहा कि ये हमारे कार्डियक प्लेक्सस, कोरोनल कार्डियक, तीन होते हैं जो हार्ट में देखने के लिए, हार्ट के लिए कहा। फिर एक कहा लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिम्फ स्राव का एक बिंदु है सब पॉइंट पे। अगर हमारा लिम्फ सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा है तो इन पॉइंट पर अगर हम ट्रीटमेंट दे देंगे तो हमारा लिम्फ सिस्टम, यानी लिम्फ का काम क्या है, उसको बाहर ले जाना और रक्त में ले जाना और वहां पर हार्ट में ले जाकर शुद्धिकरण कर देना, यही उसका काम है। तो शुद्ध होने के लिए अगर लिम्फ अपने कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए ये एलडीपी, लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, सूजन, दर्द, फोड़ा, फुंसी, सबका इलाज है ढंग से इस ऑर्गन के लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट पर आप उपचार दे सकते हैं। इनकी वजह से, क्योंकि इन्फेक्शन भी होगा, डिफेंसिव सिस्टम भी हो, तो ये जो है हम लोग का ये चैप्टर जो है इस रूप में तो ये जो कैसा तिवारी जी जो है, ये हम लोग का शुरुआत हुई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस ये लोग तो आप थर्ड में पहली बार फोर्थ में पढ़ रहे हैं ना, तो थर्ड में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? वो वाला तो पहले था ही, पढ़ा हम तो लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। थर्ड को थोड़ा प्रेशर होगा। हाँ, थर्ड को प्रेशर होगा। हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, रिपीट हो रहा है तो। थर्ड सेमेस्टर में कुछ लोग हो सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के 2 टर्म है। पूर्वा है कि नहीं? पूर्वा जुड़ी कि नहीं? पूर्वा है। सर अभी एग्जिट हो गई थी शायद वो। अच्छा अच्छा। जी सर। और वो हमारे यहाँ केरल से है ये सारथ, तो वो भी अगर जुड़े होंगे, सेकेंड सेमेस्टर के लिए भारी पड़ रहा होगा। वैशाली मैडम, वंदना दुबे मैडम। सर ये जो अभी बताया ना एससीपी पॉइंट जो बताए थे जी सर, ये हर्निया में भी यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, सब में, वो तो बता दो, जहां जहां स्क्रीन डिफिशियंसी की पॉइंट आप लगा सकती है वहां पर है, उसकी यूज करिए। जब अल्सराइट के लिए कह दिया उन्होंने, अल्सर छेद हो, अपने जगह से हट रहा हो, तो ये सब, ये हमारे दायरे को देखिए, दायरा बढ़ाइए। कोई इतने पॉइंट हैं कि उन सब पॉइंट को आप यूज करिए तो कहीं ना कहीं से तो आपका इलाज मिल ही जाएगा। सर 6 महीने में तो इतनी सारी किताबें होती हो ही नहीं पाती। नहीं तो हम लोग 6 महीने की बात नहीं, हम लोग देखिए धीरे धीरे ज्ञान तो बस इतना बहुत स्लो, हाँ धीरे इतना धीरे ही वो ज्ञान, उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं। हाँ, इतना ज्ञान है। अब डॉक्टर वाल ने 80 साल में जो किया, हम लोग कितने दिनों में कर रहे हैं? जी सर। हम लोग 5 साल है, पूरा कोर्स 5 ही साल का तो है। जी एक जी। बता, और डॉक्टर वाल ने 80 साल तक संघर्ष किया और वो पॉइंट खोजे। आप सोचिए, हम लोग तो जान रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पर, वो तो खोज रहे थे कि पॉइंट कैसे हुआ। तो आप कंट्रीब्यूशन देखिए, और देखिए तब भी से उसमें जेपी अग्रवाल सर ने जो है उसमें कुछ पॉइंट्स में परिवर्तन किया। उनके पॉइंट्स का मतलब ट्रीटमेंट का सिस्टम में वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाले मेरिडियन ये नहीं है। जो फाइब्रॉइड कहा था, मतलब जो कह रहे हैं हम लोग, उन्होंने तो 5D कहा होता था, उन्होंने 5D लिखा हो। हम लोगों ने फाइब्रॉइड समझ लिया, बाद में किसी ने फाइब्रॉइड लिखना शुरू, जैसे किसी का नाम राम प्रसाद हो और राम प्रसादवा के नाम से प्रसिद्ध हो जाए तो वही लोग समझेंगे यही नाम है। तो अल्टीमेटली हो सकता है फाइब्रॉइड किसी ने, हम लोगों ने कर दिया हो, किसी ने किया हो मीन्स, तो उन्होंने कहा नहीं, ये फाइबर्स की मेरिडियन है। अब फाइबर्स की मेरिडियन से दृष्टि बदल गई, फाइबर से फाइबर मिलकर के एसके मिलकर के फैट, तो तीनों चीज डूब गए। अब देखिए तीनों मेरिडियन, आप देखिएगा पैरों में तीनों मेरिडियन बिल्कुल बगल बगल है, एक साथ लगा मिडिल फिंगर के दोनों। हाँ, एक दोनों मिडिल फिंगर में, एक रिंग फिंगर में है, अरे मतलब फिंगर नंबर 5 में है।
ओ टो नंबर 5 में, 4 टो नंबर स्मॉल 5 फिंगर के बगल वाली में, मिडिल में और स्मॉल फिंगर के बगल वाली में। हाँ तो हाँ अब सर, यस सर। तो आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के, हाँ इसमें तो ओआर, इसमें ओआर की बगल में ना, ओआर के बगल में, ठीक। तो इस तरह कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि तीनों पर एक साथ ट्रीटमेंट हम लोग कर दें तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। सर कौन कौन सी तीनों, कौन सी? फाइबर, स्किन एंड एडी? नहीं, फाइबर स्किन से क्या बनेगा? स्किन दो स्किन मिला देंगे तो क्या बनेगा, बोलिए? नहीं ऐसे बताइए मैडम। सर फाइबर बन जाएगा ना सर? अरे फैट बनेगा सर अरे स्किन ऐड करते जाएंगे तो फैट ही बनेगा ना। फैट करिए तो वही तो हो जाए। फैट क्या होता है? हार्ट फैट लेयर मोटा, स्किन। मोटा आदमी होता है तो स्किन ही तो बनती है। बाद में जब ऑपरेट करते हैं तो आपको मालूम है कभी कभी फैट को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, वो लेयर निकालते हैं डॉक्टर। कहते हैं अब ये फैट खत्म नहीं हो सकता क्योंकि हम न टहलने से, न घूमने से, न योगा से किसी से ठीक नहीं होगा। सर एक बार वापस बताइए सर, कैसे क्या? कई कई फाइबर, फाइबर माने तंतु, रेशे, यस सर। रेशे मिलेंगे। तो जैसे आप याद करिए, वो कभी उसके पास जाइए जो कपड़े बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, ताना बाना, एक हाँ साइड, एक उल्टा, एक इधर उधर, है ये होता ना। तो राइट। ताना बाना से बन जाएगी स्किन। और अच्छा कई स्किन मिलाते जाइए तो बन तो जाएगा फैट। फैट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके। फाइबर से स्किन, स्किन से फैट। तो अगर फैट को खत्म करना हो तो भी, फैट को खत्म करने के लिए तो भी फाइबर पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ फाइबर, मैं वही चीज समझ रही थी एक्चुअली, जो अभी आपने सेंटेंस बोला मैं उसी से रिलेटेड कह रही थी सर, हाँ कि अगर स्किन का ट्रीटमेंट करेंगे तो फाइबर पर भी करना पड़ेगा ना सर? हाँ फाइबर पे करना पड़ेगा। हाँ फाइबर करेंगे तो स्किन, और फैट का करना हो तो भी स्किन का करना पड़ेगा। तो सर अगर हम कोई बहुत मोटा व्यक्ति हो, हाँ तीनों और सिगरेट कर दीजिए, तो किस किस पे करेंगे सर? तीनों सिगरेट करिए, तीनों। तीनों पॉइंट, अगर फुल बॉडी का करना तो तीनों पॉइंट हम एसके, फाइबर, एसके, फैट। कौन कौन सा पॉइंट लेंगे सर इस पे? अरे आप पूरा, अगर 1 पूरा 2 3। देखिए, टू तो उसका एरिया हो गया, नीचे पेट है तो 2 एरिया हो गया, 1 हमारा सीएमपी पॉइंट हो गया, 1 सीएमपी पॉइंट हो गया। तो अगर आप करना चाहें तो 1-2 में कर लीजिए, और नहीं तो आप 0-1-2 में लगा दीजिए कि 0 माने ओरिजिन कहीं तो हुआ। सर आप YNM बता रहे हैं ना सर? वाईएनए भी बता रहे हैं, और क्या। मैं डॉक्टर वॉल पूछ रही थी सर कि डॉक्टर वॉल पे कौन कौन से पॉइंट ले? डॉक्टर वाल का तो उनको तय है, नीचे वाले पॉइंट 1, ऊपर वाले, बीच वाले 2, 2, हाँ 2, 3, राइट सर। 3, 1 2 तो 3, उनका 1 2 3 है। चलिए, बहुत बहुत हम ये है कि इस वीडियो का प्रचार करिए, प्रसार करिए, और जिनको नहीं, जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनको उन तक ये पहुंचाइए, और कोशिश ये करिए कि सब लोग पढ़ें। एक के पढ़ने से नहीं होगा, सब लोग पढ़ें तभी विधा का प्रचार होगा। सब लोग पढ़ें, सब जितना समय हो रहा, और सब लोग इंटरेक्ट करें, ग्रुप में इंटरेक्ट करें, अपनी बात पहुंचाएं, अपनी बात करें, 2-4 लोग अपना डिस्कशन करते हैं तो भी अच्छा लगता है। और तभी हम लोग, जो हमारा संस्थान है उसके मोटो को, कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको करके, और तब हम लोग अच्छे थेरेपिस्ट। सर आज तो बहुत ही आनंद आया है सर। धन्यवाद। डॉक्टर वॉल पढ़ के बहुत अच्छा लगा सर। हेलो सर, जी, सर किस किताब से